नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आरबीआई की गाइडलाइंस या आरबीआई के सर्कुलर्स की वजह से बैंकिंग में जो जो बदलाव आए हैं उन पर बेस्ड एमसीक्यू कर रहे हैं 30 जून 2022 का। ये जून का वीडियो है आपका आरबीआई के सर्कुलर से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ईज 5.0 which is recently released by Finance Ministry envision long term reforms aimed at a कितने साल का इसमें हॉरिजन रखा है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ईज 5.0 जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में 5th एडिशन इसका लॉन्च किया है ईज 5.0 के नाम से, उसमें कितने साल का हॉरिजन रखा है, कितने साल में इसको पूरा करना है, ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ईज 5.0 में कितने साल का हॉरिजन रखा गया है, 3 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर। तो मैं आपको बता दूं ये हॉरिजन रखा गया है यहाँ पे 3 ईयर्स का। सबसे पहले तो आप ईज की फुल फॉर्म याद कर लें, एनहेंस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ये क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। ईज 5.0 आ गया, यानी 5th एडिशन ईज का आ गया है। अब इसमें 3 साल का ओरिजिन रखा गया है, 3 साल के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर देना है। आगे और डिटेल में हम इस पे चर्चा करेंगे, पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 3 इयर्स। ओके, तो 3 साल का इसमें ओरिजिन रखा गया। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ईज 5.0 which is recently released by Finance Ministry envision long term reforms aimed at a 3 years। ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अंडर हाउ मेनी की थीम्स, अब इसमें कितनी थीम रखी गई हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 3, 2, 4 और 5। 3 साल का हॉरिजन है और इसमें थीम कितनी रखी गई है, आंसर आपके सामने है। इसमें थीम रखी गई है 5। पहली थीम है डिजिटली एनेबल्ड कस्टमर ऑफरिंग्स। सेकंड थीम है बिग डेटा एनालिसिस, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। थर्ड थीम है इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज। फोर्थ है आपकी कोलाबोरेटिव एंड डेवलपमेंट फोकस बैंकिंग। और फिफ्थ थीम है आपकी एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। तो ये 5 थीम है और इनके लिए अलग अलग थीम के लिए अलग अलग रोड मैप बनाए गए हैं। ठीक है ना, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन पे चर्चा करते जाएंगे। तो 3 साल का ओरिजिन रखा गया है और इसमें 5 थीम बनाई गई हैं। ठीक है, क्लियर है आंसर? तो आंसर आ गया आपका डी। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, ईज से ही रिलेटेड है। द ईज 5.0 रिफॉर्म्स एजेंडा फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक विल हैव, कितनी थीम? अभी हमने क्वेश्चन किया 5 थीम है इसमें। 5 थीम्स टू बी अकम्प्लिश थ्रू। अब ये 5 थीम को पूरा करने के लिए इन्होंने कितने ये बनाए हैं, एक्शन पॉइंट बनाए हैं। तो इन्होंने एक्शन पॉइंट बनाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 22 एक्शन पॉइंट बनाए हैं। ये 5 थीम की 22 सब थीम है, ऐसा समझिए। 5 थीम बना दी और 5 थीम की 22 सब थीम बना दी हैं। इसको 3 इयर्स में इनको इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपका? आंसर है 5 and 22। 5 थीम्स एंड 22 एक्शन पॉइंट यानी सब थीम्स। ओके, ये क्लियर हो गया ईच 5.0 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। आरबीआई हैज रिसेंटली लिफ्टेड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय इट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स ऑन विच ऑफ द कार्ड नेटवर्क इशूअर, रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। आपको पता है आरबीआई ने 14 जून 2021 को मास्टर कार्ड पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। तो आंसर तो आपका आ गया मास्टर कार्ड। अब इसकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। आरबीआई ने 14 जून 14/6/21 को मास्टर कार्ड पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। और रेस्ट्रिक्शंस लगाने का कारण क्या था? रेस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए थे कि स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा को लेकर आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस आरबीआई ने दी थी कार्ड इशूअर्स के लिए, और इन्होंने इसको कंप्लायंस नहीं किया था। तो नॉन कंप्लायंस की वजह से मास्टर कार्ड पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए। सब्सिक्वेंटली मास्टर कार्ड ने उनको पूरा करने की कोशिश की, आरबीआई ने इनको टाइम दिया, पूरा किया इन्होंने, और इन्होंने अभी सेटिस्फैक्टरीली उसको कंप्लायंस कर दिया है। तो कंप्लायंस कर दिया तो जाहिर है कि इसको रेस्ट्रिक्शंस हटाना पड़ेगा। तो 16/6/2022 से इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। अब ये नए कस्टमर को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो ये मास्टर कार्ड था जिस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, और रिसेंटली ये रेस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने जून में हटा दिए हैं। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। आरबीआई हैज एनहेंस्ड लिमिट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एएफए जिसको कहते हैं, लिमिट फॉर रेगुलर ट्रांजेक्शंस थ्रू ई मैंडेट और स्टैंडिंग। आप जानते हो ना, ई मैंडेट हम दे देते हैं कि पहला ट्रांजेक्शन हो गया, उसके बाद मतलब अभी जैसे लिमिट थी इसमें 5,000 रुपए की। ठीक है, तो 5,000 का एक ट्रांजेक्शन कर दिया और माना मुझे 25,000 रुपए पे करने हैं, तो अगले 4 ट्रांजेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक इससे डेबिट हो जाएंगे।
स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस पर लिमिट थी पहले 5,000 रुपए की, अभी इसको लिमिट को इन्होंने बढ़ा दिया है। ये जो 5,000 की इन्होंने लिमिट इसमें डाली थी, जिसमें एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू इसको अलाउ किया था, ये शुरू किया था इन्होंने अगस्त 2019 में। ओके, अगस्त 2019 में इसको शुरू किया था, अगस्त 2019 में। ओके, अभी और 5,000 रुपए से इसको शुरू किया था इस ट्रांजेक्शन को। अभी इसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया है कितना, अभी कर दिया है इसको बढ़ा के 15K, 15,000। ठीक है, तो 5,000 से शुरू किया था और इसको अभी कर दिया है 15,000। तो आरबीआई हैज एनहेंस्ड लिमिट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिमिट फॉर रेगुलर ट्रांजैक्शन थ्रू ई मैंडेट और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन कार्ड्स प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई जिनको कहते हैं, और यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई जिसको कहते हैं। वो 5,000 का था अभी तक एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, जिसको बढ़ा के अभी कर दिया है आरबीआई ने 15,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर आ गया 15,000। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल से भी रिलेटेड है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। अब अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। एज पर न्यू गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, कार्ड इशूअर्स shall seek OTP based consent from the card holder for activation a credit card if the same has not been activated by the customer for more than how many days from the date of issuance। देखिए, आरबीआई ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए मास्टर डायरेक्शन इशू किए थे 21 अप्रैल 21/4/2022 से 21/4/2022 से इन्होंने ये शुरू किए थे। 21 अप्रैल 2022 से। पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई, चल जाओ। 21 ओके, हाँ चलो कोई बात नहीं। 21 अप्रैल 2022 से इन्होंने इनके लिए मास्टर डायरेक्शन इशू किए थे, जिसे इंप्लीमेंट करना था 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, तो बैंकों ने इसको रिप्रेजेंट किया और रिप्रेजेंट ये किया कि हमारे लिए थोड़ी सी टाइम लिमिट इसकी बढ़ा दी जाए। तो आरबीआई ने क्या किया, इसकी टाइम लिमिट बढ़ा के कर दी 1 अक्टूबर 2021 तक इसकी टाइम लिमिट कर दी गई है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 तक इसकी टाइम लिमिट कर दी गई है। ओके, अभी देखिए इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि माना किसी को कार्ड इशू किया बैंक ने, 30 दिन तक वो कार्ड को एक्टिवेट नहीं करते हैं, 30 डेज तक अगर कार्ड को एक्टिवेट नहीं करते हैं, तो वन टाइम उनको ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी उनको देना पड़ेगा बैंक को, और बैंक इसको कार्ड को एक्टिवेट कर देगा। अगर कस्टमर इसको एक्टिवेट नहीं कराना चाहता तो 7 दिन के अंदर इस कार्ड को बंद भी कर सकता है, कोई चार्जेस उससे नहीं लिए जाएंगे। ओके, तो एज पर न्यू गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, कार्ड इशूअर शैल सीक वन टाइम password OTP based consent from the card holder for activating a credit card if the same has not been activated by the customer for more than कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 30 डेज के अंदर अगर इसको नहीं किया उसने एक्टिवेट, तो ये उसको ओटीपी देना होगा। ओके, क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1 सेकेंड, टच काम नहीं कर रहा है मेरा, वो उसका रीजन क्या है एक बार देख लेता हूं। टच को लेके कई बार समस्याएं रहती हैं। चलिए, पीएम स्वनिधि, स्वनिधि का फुल फॉर्म पूछा है, क्योंकि स्वनिधि में अभी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, तो स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। देखो, SVA ये 3 है, S फॉर स्ट्रीट, V फॉर वेंडर और A फॉर आत्मनिर्भर, और निधि को निधि रखा है। तो स्वनिधि की फुल फॉर्म स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। देखिए, एज आरबीआई हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द रिक्वायरमेंट, अच्छा इसको बाद में लेंगे, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। आरबीआई हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफरिंग टोकनाइजेशन सर्विस। आप जानते हैं ना टोकनाइजेशन सर्विस क्या होता है? जब हम कार्ड एटीएम में डालते हैं या किसी वेबसाइट पे जब परचेज करते हैं, माना अमेजन के थ्रू परचेज किया, तो वहां कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाती है। अभी टोकनाइजेशन में क्या होगा, कार्ड की इंफॉर्मेशन, चाहे आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं या किसी भी नेटवर्क पे कार्ड को यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को, तो आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन, आपका सीवीवी कार्ड नंबर, ये स्टोर नहीं होगा, उसकी जगह एक टोकन इशू होगा इनको। तो पहले इसके लिए इसको इंप्लीमेंट करने की गाइडलाइन थी 30 जून की, अभी बैंकों ने इसको रिप्रेजेंट किया, तो आरबीआई ने इस गाइडलाइन को बढ़ा के कर दिया है 30 सितंबर तक। तो 30 सितंबर 2022 के बाद में
यानी 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं या एटीएम्स हैं, बैंक हैं, ये दूसरे जो कस्टमर हैं उनकी कार्ड की डिटेल को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि सारी गाइडलाइंस आपके इसी में कवर हो जाएंगी। देखिए, फॉर सब्सक्राइबर ऑफ एसजीबी, आप जानते हैं ना सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग ट्रेंचेज में डेट्स इशू करती है, किस डेट में कौन सा ट्रेंच शुरू होना है। तो फॉर सब्सक्राइबर ऑफ एसजीबी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। देखिए, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% पर एनम, बिल्कुल ठीक है। मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 ग्राम, ये इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए है। ट्रस्ट वगैरह के लिए ये मैक्सिमम 20 किलो तक हो सकता है। देखो, इंडिविजुअल के लिए 4 केजी और ट्रस्ट और दूसरी ऐसी एंटिटीज उनके लिए हो सकता है 20 केजी तक। कैन बी सब्सक्राइब बाई मेकिंग आइदर पेमेंट थ्रू कैश, कैश 20,000 तक, 20,000 से नीचे है ना, 20,000 तक, डीडी, चेक और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। पेन डिटेल कंपलसरी है, तो यहाँ सारे ऑप्शंस इसमें करेक्ट है। मैंने क्वेश्चन इस तरह से बनाया कि सारे ऑप्शंस दे दिए जाएं ताकि आप अलग अलग क्वेश्चंस इसके लिए ना बनाने पड़े, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑल आर करेक्ट। तो एसजीबी से रिलेटेड 2.5% एनुअल इंटरेस्ट है, मिनिमम 1 ग्राम, मैक्सिमम 4 केजी। अगर ट्रस्ट है या उसके सिमिलर एंटिटी है उनको 20 केजी तक अलाउ है। 20,000 तक कैश पेमेंट से ले सकते हैं, अदरवाइज चेक, डीडी या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से ले सकते हैं। पैन कार्ड इसके लिए मस्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 10। फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज, FSWM इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैन ऑफर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर विद द प्रायर अप्रूवल। जो फाइनेंशियली साउंड है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनको आरबीआई ने कहा आप डोर स्टेप बैंकिंग दे दो, ठीक है। अब यह सवाल है कि प्रायर अप्रूवल किसकी लगेगी, आरबीआई की, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, और कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आंसर आएगा आपको यहाँ पे, जहां फाइनेंशियली साउंड हैं ये और वेल मैनेज्ड हैं, वहां तो किसी भी परमिशन की इनको जरूरत नहीं है। परंतु अगर फाइनेंशियली साउंड नहीं है, नॉन FSWM है, तो उनको परमिशन किसकी लगेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन लगेगी। उसकी परमिशन के बगैर ये डोर स्टेप बैंकिंग में एंटर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। अब आते हैं पीएम स्वनिधि पे। देखिए, पीएम स्वनिधि के मैंने 4, 5, 6 क्वेश्चन बनाए हैं और कोशिश ये की है कि पूरी स्कीम को इन्हीं क्वेश्चंस में कवर कर लिया जाए। व्हाट इज पीएम स्वनिधि 2.0, ये 2.0 नाम दिया गया है क्योंकि पहला जो 10,000 का लोन था वो अगर आपका पूरा हो गया है तो आप दूसरा लोन ले सकते हैं, सेकेंड लोन ले सकते हैं। अब देखो, स्कीम को पूरा ध्यान से पढ़ लें। पीएम स्वनिधि 2.0 ये 1 जून 2022 से इंप्लीमेंट हुई है, ठीक है। एज पर स्कीम न्यू बोरोवर्स को पहला लोन मिल जाएगा 10,000 रुपए का। अगर पहला लोन रीपे कर दिया है, रेगुलर रीपे किया है, तो उसको सेकंड लोन मिल जाएगा और सेकंड लोन हो जाएगा 10 की जगह 20,000 रुपए का। थर्ड लोन का भी प्रोविजन रखा है, थर्ड लोन है 50,000 रुपए का। अगर सेकंड लोन रेगुलरली रीपे कर दिया है तो थर्ड लोन मिल जाएगा 50,000 रुपए का। फॉर सेकंड एंड थर्ड लोन द पोर्टल जनरेट्स एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली वंस द बैंक मार्क इन द पोर्टल रीपेड। जैसे उसने फर्स्ट लोन लिया, अब आपको पता है CGTMSE कवर होता है इसमें, जैसे ही इसने पे कर दिया तो यहाँ पे बैंक दे देगा कि इसको रीपे हो गया। रीपे हो गया तो उसकी सेकंड जो लोन की एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया पीएम स्वनिधि के बारे में एक क्वेश्चन। अब आगे लेते हैं। देखो, रीपेमेंट पीरियड क्या है। पहला लोन जो 10,000 का लिया है उसका रीपेमेंट पीरियड है 12 महीने। दूसरा लोन जो 20,000 का लिया है उसका रिपेमेंट पीरियड है 24 महीने। और तीसरा लोन जो 50,000 का लिया है उसका मैक्सिमम रिपेमेंट, ये मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड है, मिनिमम नहीं है, ध्यान रखिए। इस पीरियड के अंदर इस लोन को बंद करना होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जब स्वनिधि का लोन देते हैं। तो सबसे पहला तो वेंडरशिप का प्रूफ चाहिए उसको, कोई भी सर्टिफिकेट है कि ये वेंडर है, ठीक है। दूसरा KYC डॉक्यूमेंट चाहिए और नो नीड टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम सेकंड लोन। पहले में दे दिया ना आपने, सेकंड थर्ड में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। KYC में आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकती है, DL हो सकता है, मनरेगा कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, कोई भी KYC डॉक्यूमेंट दे दें, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं पीएम स्वनिधि का ही। द लेंडिंग अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम March 22 टू, अब देखो जब सेकंड और थर्ड ट्रेंच इसमें ला दिए तो इसका पीरियड भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। पहले ये स्कीम थी March 22 तक, अभी इसको बढ़ा के कर दिया December 24 तक, ठीक है।
एंड द क्रेडिट गारंटी, अब देखो जब स्कीम एनहेंस कर दी तो सीजीटीएमएससी का जो कवर है उसको भी फर्दर पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको बढ़ा दिया मार्च 2028 तक। ऑल देखिए, एंड क्रेडिट गारंटी एंड इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम ऑन ऑल लोन विल बी पेड टिल मार्च 28। तो आंसर आपका क्या आ गया, स्कीम जो पीएम स्वनिधि है उसको एक्सटेंड कर दिया दिसंबर 24 तक, और क्रेडिट गारंटी और इंटरेस्ट सब्सिडी का जो क्लेम है वो किया जा सकता है मार्च 2028 तक। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, पीएम स्वनिधि का ही है। द मिनिमम रिपेमेंट पीरियड ऑफ सेकंड लोन अंडर पीएम स्वनिधि। सेकंड लोन 24 महीने का मैक्सिमम पीरियड है। 6 महीने से पहले अगर बंद कर दिया तो आपकी एलिजिबिलिटी थर्ड लोन के लिए नहीं बनती है। लेस देन 6 मंथ्स में बंद कर दिया, ऐसा नहीं लोन लिया और 2 महीने के अंदर बंद कर दिया, साहब तीसरा दे दो मुझे तो 50,000 रुपए का, नहीं, आपको 6 महीने कम से कम इस लोन को चलाना पड़ेगा। 6 महीने या उससे ज्यादा में आपने बंद किया है तो आप तीसरे लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट ले रहे हैं हम। पहले वाले में कोई मिनिमम पीरियड नहीं है, दूसरे वाले में 6 महीने का मिनिमम पीरियड है, उससे पहले आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वाला तो पहले ही 12 ही महीने का है तो उसको कभी भी बंद कर सकते हैं। 16 नंबर आंसर आ गया आपका 6 मंथ्स। अब मैं ले रहा हूं एक और पीएम स्वनिधि का क्वेश्चन, क्योंकि पीएम स्वनिधि में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं तो आपको स्कीम को, गाइडलाइन को समझना जरूरी है। 101% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस स्कीम से पूछे जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इंटरेस्ट सब्सिडी। इंटरेस्ट सब्सिडी के बारे में पूछा पीएम स्वनिधि में। All street vendor availing loan under the scheme are eligible for interest subsidy of 7% for all loan। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लोनों में 7% की सब्सिडी मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट सब्सिडी सब्जेक्ट टू अकाउंट रिमेन एज स्टैंडर्ड एसेट ऑन द रिस्पेक्टिव क्लेम डेट। जिस दिन क्लेम कर रहे हैं इंटरेस्ट सब्सिडी उस दिन अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, अदरवाइज सब्सिडी नहीं मिलेगी। थर्ड नंबर, इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी पेड ओनली फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द अकाउंट रिमेन स्टैंडर्ड। देखो 6 महीने अकाउंट स्टैंडर्ड रहा और उसके बाद अकाउंट हो गया एनपीए, तो 6 महीने ही इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, बाकी पीरियड पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। आंसर क्या आ गया आपका, ऑल ऑफ दी अबव। मैंने आपको बताया क्वेश्चंस इस तरह से बनाए गए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी उसमें मिल सके। अब ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 17 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के हाउसिंग लोन की गाइडलाइन से रिलेटेड है। आपको पता है रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनकी हाउसिंग लोन की लिमिट्स को इंक्रीज किया। आरबीआई हैज इंक्रीज्ड द लिमिट ऑफ इंडिविजुअल हाउसिंग लोन बाई टीयर 1 एंड टीयर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके लिए पहले लिमिट्स दी हुई थी, अभी भी लिमिट्स है, परंतु उनको एनहेंस कर दिया है। कारण यह है कि आरबीआई चाहती है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी हाउसिंग सेक्टर को आगे ले जाने में मदद करें। तो जो लिमिट थी उनको कितना बढ़ाया गया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 60 लाख 75, 60 लाख 140, 60 लाख 75, 75 एंड 120 लाख रेस्पेक्टिवली। अब देखिए आंसर पे आ जाते हैं हम। यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट दिया आपको आरबीआई के सर्कुलर का। टीयर 1 में पहले ये लिमिट हुआ करती थी 30 लाख की, जिसको कर दिया अभी 60 लाख। तो आंसर ये तो आ गया आपका 60 लाख। टीयर 2 में ये लिमिट थी 70 लाख, जिसको कर दिया अभी 140, यानी डबल कर दिए हैं लिमिट। तो आंसर क्या आ गया, 60 लाख एंड 140 लाख रुपीस। ओके, क्लियर है। तो आरबीआई ने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके लिए हाउसिंग लोन की लिमिट्स को एनहेंस कर दिया है। टीयर 1 में 60 लाख और टीयर 2 में 140 लाख। ओके, अब अगला क्वेश्चन इनके पीरियड से रिलेटेड कि कितने पीरियड के लिए लोन मिलेगा और मॉरेटोरियम कितना पीरियड हो सकता है। एज पर आरबीआई गाइडलाइन ऑफ हाउसिंग लोन बाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, हाउसिंग लोन में भी रीपेबल विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल का तो इनको पीरियड मिलेगा, including moratorium period till completion of construction और 18 months from the date of disbursement। पहले डिसबर्समेंट से मैक्सिमम 18 महीने का इनको मोरेटोरियम मिलेगा और 20 साल का रीपेमेंट पीरियड है जिसमें ये 18 महीने का मोरेटोरियम इंक्लूड है। तो आंसर क्या आ गया आपका, 20 ईयर्स एंड 18 मंथ्स। सेकंड है 25 ईयर एंड 24 मंथ, 30 ईयर एंड 24 मंथ्स और 30 ईयर एंड 36 मंथ्स। तो तीनों ऑप्शन गलत है नीचे वाले। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 20 ईयर्स एंड 18 मंथ्स, 20 साल का रीपेमेंट मिलेगा जिसमें 18 महीने का मॉरेटोरियम भी इंक्लूड है। ओके, अब लास्ट 2 क्वेश्चन ले रहा हूं इस सीरीज के। क्वेश्चन नंबर 19, आरबीआई हैज इंक्रीज द लिमिट फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन बाय रूरल कोऑपरेटिव। ये तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात की हमने, अब बात कर रहे हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक की। देखो रूरल कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी लिमिट पहले 20 लाख और 30 लाख हुआ करती थी, जिसे अभी रिसेंटली बढ़ा के कर दिया है आरबीआई ने 50 लाख रुपए और 75 लाख रुपए। 50 लाख रुपए किनके लिए, वो रूरल कोऑपरेटिव बैंक जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है वो 50 लाख तक का लोन दे सकती हैं, और जिनकी 100 करोड़ से ज्यादा वो 75 लाख रुपए तक का लोन दे सकती हैं। ये है रूरल कोऑपरेटिव बैंक के लिए। तो रूरल के लिए लिमिट क्या हो गई, 50 लाख और 75 लाख।
और अर्बन कोऑपरेटिव के लिए कितनी हो गई 60 लाख और 140 लाख। क्लियर है आंसर? पिछले वाले का आंसर था 60 लाख एंड 140 लाख और यहाँ आ गया 50 लाख और 75 लाख, 50 एंड 75 लाख। और लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निर्यात? देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्टर्स के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है जहां पे उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड और रियल टाइम के बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन इनको मिलेगी। तो इसका नाम दिया है निर्यात, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। ये इसकी फुल फॉर्म है, चूंकि हाल ही में लॉन्च किया गया है तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो निर्यात की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। ओके फ्रेंड्स, तो ये 20 क्वेश्चन है जो हमने पार्ट 1 में कवर किए हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल कवर इन पार्ट 2। आई होप द वीडियो विल बी यूजफुल फॉर योर प्री प्रमोशन एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।